दूसरी तरफ हिन निंगू ने शांत नजरों से देखा और कहा, सकेट येट। और वह बैट तुरंत अजीब रूप लेकर एक विशाल कुंड में बदल गया, जिसके मुंह से जलवाष्प निकल रही थी। तियनमिंग हैरानी से सोचने लगा। सक निगेट एक जायंट कुंड में बदल गया और उसने किंग निंगू की तरफ देखा। वह जलवाष्प अब छांद का आकार लेने लगी थी। उसने पूरी एकाग्रता से अपनी ठंडी और तेज तलवार उठाई और कहा, हाउ न्यू येट। फिर अपनी इंटरनल एनर्जी को सक्रिय कर हवा में उछल पड़ी। उसकी आंखों में ठंडा और अंधेरा तेज था, जैसे 15 साल से दबा हुआ दर्द और अपमान आज बाहर निकलने को तैयार हो। उसने अपनी पतली उंगलियां तलवार की धार पर फेरी और चिल्लाई, थपलाई फोंग निगेट टू। दूसरी तरफ ट्वी घमंड से मुस्कुराई, ये मूव तुम पहले भी इस्तेमाल कर चुकी हो, भूल गई कैसे हारी थी। वह भी धन लॉन्ग मूव के साथ उछल पड़ी। अगले ही पल दोनों तलवारें टकराईं और हवा में दो चमकती रोशनी फूट पड़ी। क्विनू हवा की तरह फिसलती हुई सच्चे एहसासिन की तरह पीछे जा पहुंची, लेकिन तियानमिंग किनारे खड़ा संतुष्ट था। आज सब अलग था। टेक्निक वही थी, लेकिन लिंगर और 5 ट्रिब्यूलेशन समसारा के सहारे उसकी ताकत पहले से दोगुनी से भी ज्यादा हो चुकी थी। जियाई का चेहरा पीला पड़ गया। उसके माथे पर ठंडा पसीना छलक आया और वह खुद से बुदबुदाई, यह नामुमकिन है। तुरंत ही जीडाई खुद को रोक नहीं पाई और उसके मुंह से जोर से खून की बड़ी मात्रा बाहर निकल गई। साफ लग रहा था कि उसे अंदरूनी चोट लगी है। उसका चेहरा बेहद बदहाल हो गया और वह खड़ी भी नहीं रह सकी। सीधे घुटनों के बल गिरकर जोर जोर से खांसने लगी। उसके पीछे आए लोगों की भीड़ ने यह दृश्य देखा तो हर एक आदमी स्तब्ध रह गया। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। तभी चिंग यू आगे बढ़ी। उसने तिरस्कार भरी नजर से अपनी प्रतिद्वंद्वी को देखा और हर शब्द को दबाकर बोली, याइजी। फिर चिंग यू ने ऐसे कहा मानो सबको ऐलान कर रही हो, मैं तुम्हारे बड़ों का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मेरे ली फैमिली का ख्याल रखा, लेकिन यह वजह नहीं बनती कि तुम इतने सालों तक मेरा अपमान और मजाक उड़ाती रहो। अब तुम मेरी प्रतिद्वंद्वी नहीं रही। आज के बाद तुम मेरे मुकाबले के लायक भी नहीं हो। इतना कहकर वह और तियनमिंग घमंड भरे अंदाज में वहां से चल दिए और पीछे भीड़ डरावनी खामोशी में डूब गई। जी ने दांत भींच लिए। मैं उससे कैसे हार सकती हूं? मैं इसे स्वीकार नहीं करती। उसे क्या हक है? खुद को लाचार जानकर वह गुस्से से रोने लगी, लेकिन फिर भी अपने प्रतिद्वंद्वी को चिढ़ाना नहीं भूली। लाई चिंग यू, मुझे हराकर क्या फायदा? तुम्हें फिर भी ली जिन कन से शादी करनी पड़ेगी। बधाई हो। दोनों के जाने के बाद तियनमिंग ने चिंग यू से पूछा, तुम्हारा जन्मदिन जल्द आने वाला है ना? यह सुनते ही चिंग यू तुरंत समझ गई। भैया, आप सगाई की बात कर रहे हैं। इतना कहकर वह चमककर मुस्कुराई। हाल ही में मेरा सोच बदल गया है और इसके लिए सच में तुम्हारा धन्यवाद। तुम जैसे निडर बनना, कभी हार न मानना, न आसमान से डरना न धरती से। इसी वजह से अब मुझे इस सगाई से डर नहीं लगता। ज्यादा हुआ तो आखिर तक लड़ाई होगी। यह सुनकर तियनमिंग बहुत खुश हुआ और बोला, अच्छा है तुम ऐसा सोच सकती हो। इस दुनिया में किसी भी समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका आमतौर पर सिर्फ एक ही होता है, मजबूत बनना। कहते वक्त उसकी आंखों में तेज चमक उभरी और वह दिल खोलकर हंस पड़ा। लिंगर, अब तुम्हारी बारी है। हमें गॉड सोर्स ढूंढने में मदद करो। फेलिंग तुरंत समझ गई, कोई दिक्कत नहीं। समय बीता और एक और दिन गुजर गया। उस रात चमकीली चांदनी अंधेरे को रोशन कर रही थी। चांद के नीचे दो छोटे से साए बड़े बड़े जानवरों को काबू कर चुके थे। तियनमिंग हाँफ रहा था। अभी तक गॉड सोर्स नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने खतरनाक जानवरों के झुंड को आखिरकार खत्म कर दिया। तभी यिंगहुओ बोला, खैर, सब बेकार नहीं गया। पिछली लड़ाई में मैंने नई डिवाइन एबिलिटी जगा ली। मैं और मजबूत हो गया। तियनमिंग ने जवाब दिया, अच्छा, तो यह सफर पूरी तरह बेकार नहीं था। यिंगहुओ ने घूर कर अपने पंख जोर से फड़फड़ाए। ली तियनमिंग, ध्यान से देख, मेरी यह चाल मेरे शरीर के पंखों को तेज स्टील की सुइयों में बदलकर बाहर दागती है। ये बेहद मजबूत हैं और इनके सिरों पर इटर्नल पर्गेटोरी की आग होती है। और अगले ही पल वे पंख सीधे तियनमिंग के चेहरे की तरफ जा घुसे। वह झुंझलाकर बोला, पागल हो क्या? किसने डेमोन्स्ट्रेशन मांगा था? थोड़ा दूर नहीं रह सकते? किसी बेगुनाह को मार दोगे क्या? यिंगहुओ चालाकी से हंसा। मेरी गलती, मेरी गलती। तभी फेलिंग ने तुरंत बगल की ओर इशारा किया। बड़े भाई, मुझे गॉड सोर्स महसूस हो रहा है, लेकिन एम्परर ग्रेड है, आपके काम का नहीं। तियनमिंग बोला, कोई बात नहीं, काम ना आए तो बेचकर पैसे मिलेंगे। जल्दी मुझे वहां ले चलो। फिर दोनों नीचे तैरते हुए गए और एक गुफा मिली। फेलिंग बोली, बड़े भाई, गॉड सोर्स इस पानी के नीचे पत्थर के दरवाजे के अंदर है। अंदर जाते ही चिंग यू खुद को रोक नहीं पाई और बोली, लिंगर, सच में कमाल है
जो इतना छुपा स्थान महसूस कर लेती है। तियनमिंग ने तुरंत कहा, लिंगर और भी कई तरह से कमाल है। फेलिंग ने आगे इशारा किया, बड़े भाई, यहां 2 और एम्परर ग्रेड गॉड सोर्स हैं, मैं ले चलती हूं। तियनमिंग इंतजार नहीं कर पाया, जल्दी चलो, और दोनों उसी दिशा में तैर गए। ढेर सारा अच्छा सामान मिलने के बाद तियनमिंग मुस्कुराना बंद नहीं कर पा रहा था। यह बहुत बड़ा हॉल है, इन्हें बेचकर बहुत पैसा मिलेगा। तभी फेलिंग ने दूसरी दिशा में देखा और उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने जल्दी से तियनमिंग को बताया, बड़े भाई, किनारे के पास एक प्रोफाउंड ग्रेड गॉड सोर्स है। प्रोफाउंड ग्रेड? क्या सच में इतनी किस्मत? पक्का? फेलिंग ने आंखें बंद कर फिर महसूस किया, गलत नहीं है, जरूर प्रोफाउंड ग्रेड है, लेकिन लगता है कोई और भी आ रहा है। यह सुनकर तियनमिंग चौंका, लेकिन बोला, कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता, यह श्वान ग्रेड चीज मेरी है, चलकर देखते हैं। कुछ देर बाद दोनों ऊपर पहुंच गए। तियनमिंग ने आगे घूरते हुए पूछा, लिंगर, क्या हम उनसे पहले डिवाइन ऑरिजिन ले सकते हैं? फेलिंग बोली, इस रफ्तार से संभव है, उनके लोग ज्यादा हैं, इसलिए वे धीमे हैं। तियनमिंग बोला, बहुत अच्छा, तो थोड़ा तेज चलते हैं और उनके आने से पहले इसे ले लेते हैं। सब सीधे चट्टान की ओर बढ़े। उनके पैरों के नीचे विशाल जलराशि थी। 5 रंगों के बादल देखते ही फेलिंग ने इशारा किया, बड़े भाई, सामने है। तियनमिंग मुस्कुराया, 5 रंगों की धुंध, ऐसी घटना सिर्फ श्वेन ग्रेड डिवाइन ऑरिजिन में होती है। चिंगयू चौंक गई, यह सामान्य घटना नहीं, यह रेयर 5 राइजिंग ऑरास हैं। तियनमिंग ने हैरानी से पूछा, 5 राइजिंग ऑरास? फेलिंग ने समझाया, इन 5 आभाओं में आग, बिजली, हवा, धरती और बर्फ की सांसें हैं। शायद 5 श्वेन ग्रेड डिवाइन ऑरिजिन्स एक साथ मौजूद हैं। चिंगयू ने जोड़ा, यह इलाका कम लोग आते हैं, आगे ताइहेई डोमेन की सीमा है। सुनते ही तियनमिंग की आंखें चमक उठीं। एक साथ 5 श्वेन ग्रेड डिवाइन ऑरिजिन्स? फेलिंग थोड़ी चिंतित हुई, बड़े भाई, वे लगभग आ गए, देर नहीं कर सकते, जल्दी इन्हें रिंग में भरना होगा। यह सुनकर तियनमिंग तेजी से आगे बढ़ा, सही कहा, अभी सबसे जरूरी यही है। पुल पार करते ही उसने उन्हें सामने देखा। तियनमिंग खुशी से बोला, आज तो किस्मत खुल गई, सच में 5 हैं, जैसे मेरा इंतजार कर रहे हों। उसने हाथ उठाया और सबको अपनी रिंग में खींच लिया। अब मैं शर्माऊंगा नहीं। बगल में यिंगहुओ लार टपकाते बोला, जल्दी कुछ मुझे भी दे, मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूं। लेकिन तियनमिंग नहीं माना, वापस जाकर बात करेंगे, अभी लोगों से टकराना नहीं चाहिए वरना फिर लड़ाई होगी। उसके पास खड़ी चिंगयू ने तुरंत चेतावनी दी, ब्रदर, वो आ गए। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, वे सारी परछाइयां उनकी तरफ उड़ती हुई आने लगीं, और जमीन पर उतरते ही उनमें से एक लड़की जोर से चिल्लाई, कोई हमसे पहले पहुंच गया। तियनमिंग एक पल के लिए हैरान रह गया, ये सब लड़कियां ही थीं। चिंगयू ने कहा, ये वुयू मिंग है, मैंने आपको पहले इनके बारे में बताया था ब्रदर, मैं पहले इन्हीं में से एक थी, लेकिन उस समय मुझे अलग थलग कर दिया गया था। तभी एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, इसमें तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी। शांग चांग के चेहरे पर जबरदस्त घमंड था, मुझे तो तुम्हें ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ी, तुम खुद चलकर मेरे दरवाजे पर आ गए। यिंगहुओ ने घिन से ताना मारा, तुम? यह सुनकर तियनमिंग का जबड़ा हैरानी से नीचे गिर गया। अगर तुम कुछ नहीं कहते तो मुझे पता भी नहीं चलता। इस लड़के ने कपड़े बदल लिए और औरतों के बीच छिपा बैठा है, मैं तो पहचान ही नहीं पाया कि यह आदमी है। वह खुद को रोक नहीं पाया और चिल्लाया, तुमने क्या कहा? उसके पास खड़ी औरत ने उसे याद दिलाया, शंग चांग, इन पर समय बर्बाद मत करो, ये डिवाइन ऑरिजिन ले चुके हैं, वही जिसे हमने सबसे पहले खोजा था। एक पल रुककर उसने हल्के से अपने होंठ चाटे, हां, वो हमारा है, हम इतने लोग यहां हैं, इन्हें भागने नहीं देना चाहिए। शंग चांग घमंड से हंसा, बहनों, ध्यान से देखना, मैं कैसे ईस्टर्न एम्परर सेक्ट के यंग सेक्ट मास्टर को अपने सामने घुटनों के बल झुकाऊंगा। तियनमिंग ने उसे तिरस्कार से देखा और तुरंत कहा, लड़ना है तो आ जाओ, कौन किससे डरता है? उसकी तरफ की औरतें हंस पड़ी। तो ये है यंग सेक्ट मास्टर, अभी अभी यूनिटी रियल में पहुंचा है ना? क्या इसका दिमाग भी जल गया है? बाल सफेद रंगना तो घिनौना है, हमारा शंगचांग ही सबसे हैंडसम है। शंगचांग और इतराने लगा, चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं, मुझे जल्दी है। चिंगयू, तुम किसी ठंडी जगह पर इंतजार करो, बस तमाशा देखना, इसे मैं संभाल लूंगा। वह खुश होकर बोली, ठीक है बिग ब्रदर। इसके बाद चिंगयू पेड़ के पीछे छिप गई और चिल्लाकर हौसला बढ़ाने लगी, जोर लगाओ। शांग चांग पागलों की तरह हंसा, तुम्हें अपनी औकात नहीं पता, अभी अभी यूनिटी रियल में पहुंचे हो और मेरे सामने अकड़ दिखा रहे हो,
क्या खुद को कोई बेमिसाल प्रतिभा समझते हो? यह कहकर उसने हवा में वार किया और चिल्लाया, बाहर आओ। इस बार शंगचंग ने जो बुलाया वह 4 भुजाओं वाला टूटी था, बेहद ताकतवर और डरावना दिखने वाला। तियनमिंग का चेहरा पीला पड़ गया। यह क्या चीज है? यिंगहुओ का चेहरा भी उतर गया। चिंगयू ने जल्दी से समझाया, ब्रदर, यूएन क्लैन को ताई क्लैन भी कहते हैं। इनका रूप ताई जैसा अजीब होता है। डार्क एलिमेंट ताई डेमी बीस्ट बहुत दुर्लभ है। यह सुनकर शांगचांग और घमंडी हो गया। क्या हुआ? अब डर गए? अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन तियनमिंग ने खुद को संभाला और व्यंग्य से बोला, तुम्हारी किस आंख ने मुझे डरते देखा? उठो मियाओ मियाओ, सोना बंद करो। क्या तुम्हें गेंद की तरह उछाला जाना है? मियाओ मियाओ चिढ़कर बोला, हर मौके पर मुझे इससे मत डराया करो। फिर तियनमिंग ने आदेश दिया, तुम लोग उसके बदसूरत डेमी बीस्ट को संभालो। यिंगहुओ ने तुरंत कहा, ठीक है। मियाओ मियाओ गुस्से में बोला, मेरी नींद खराब करना माफ नहीं है। उधर शांगचांग अधीर हो गया और तलवार निकालकर तियनमिंग की ओर तान दी। तियनमिंग, तुम और ये छोटे जानवर एक दूसरे के लायक हो। तियनमिंग हल्की मुस्कान के साथ अपना हथियार निकालते हुए बोला, बातों का कोई फायदा नहीं, आओ वार करो। इस बार कोई बीच में नहीं आएगा। पिछली बार की तरह हाथ मत रोकना, पूरी ताकत लगाना। शायद उकसावे में आकर शंगचांग झपट पड़ा, जैसे तुम्हें बताने की जरूरत हो, कचरे, मर जाओ। तानमिंग और उसके दोनों बीस्ट्स भी पीछे नहीं हटे। सब इस लड़ाई के लिए तैयार थे। उसका बड़ा कृपाण तियनमिंग की तलवार से टकराया और तेज, कान चीर देने वाली आवाज लगातार गूंजने लगी। दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। हर वार जान लेने वाला था। माहौल बेहद तनावपूर्ण था। दूसरी तरफ तीनों बीस्ट्स भी भिड़ चुके थे। ताई अकेले तियनमिंग के दोनों साथी बीस्ट्स से लड़ रहा था। किनारे खड़ी औरतें फुसफुसा रही थीं। क्या शंगचांग सच में उस यंग सेक्ट मास्टर को मार देगा? आखिर वो होली ली क्लैन का यंग सेक्ट मास्टर है। उसे मारना मुश्किल नहीं होना चाहिए। डर किस बात का? ये एबिसल बैटलफील्ड है। यहां किसी की मौत की परवाह नहीं होती। शंगचांग दांत भींचकर मन में सोच रहा था, यह कैसे हो सकता है? मैंने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी इसे दबा नहीं पा रहा। तभी उसने अपना कृपाण घुमाया और चिल्लाया, डिमोनिक ब्लेड क्रेसेंट स्लैश। उसने मन ही मन सोचा, लगता है अब अल्टीमेट मूव ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फिर वह तेजी से आगे बढ़ा और तियनमिंग पर जानलेवा वार करते हुए चिल्लाया, अपनी जान सौंप दो। तियनमिंग के चेहरे पर अब सख्त भाव थे। उसने तुरंत चिल्लाया, मैन स्लेइंग सोर्ड, और एक भयंकर वार सीधा शंगचांग की ओर गया, जिससे वह जड़ हो गया और प्रतिक्रिया भी न कर पाया। तियनमिंग ठंडी मुस्कान के साथ बोला, बच्चे, अब मेरे तूफानी हमलों के लिए तैयार हो जाओ। और फिर सबकी हैरानी के बीच उसने लगातार वार किए। मैन स्लेइंग सोर्ड, सोल स्टैंस, बिविचिंग आई, अर्थ स्लेइंग सोर्ड, प्रिजन सप्रेशन, अर्थ स्लेइंग सोर्ड, पल्स, हेवंस स्लेइंग सोर्ड, गॉड्स राथ। यह देखकर चिंगयू भी दंग रह गई। इतना शक्तिशाली, जागने के बाद भी शायद मैं अब भी अपने ब्रदर का मुकाबला न कर पाऊं। उधर यिंगहुओ चिल्लाया, मियाओ मियाओ, तुम इसे अकेले रोको। मैं अपनी नई चाल की प्रैक्टिस करूंगा और इसे खून से नहला दूंगा। इतना कहकर उसने अपनी अंदरूनी ऊर्जा इकट्ठी की और उसका पूरा शरीर जलती हुई गर्म ऊर्जा से चमकने लगा। यह था हेवन बर्निंग प्लूम वॉल। तय जानता था कि वह कमजोर पड़ रहा है, लेकिन बचने के लिए उसे आगे बढ़ना ही था। उसकी डरावनी दहाड़ हवा में गूंज उठी। इस बीच शंगछेंग की हालत बुरी हो चुकी थी। उसके दांत टूट चुके थे, मुंह खून से भरा था, चेहरा सूज गया था। वह जमीन पर पड़ा कराह रहा था। मेरे लॉर्ड, मुझे छोड़ दो। तियनमिंग ने उसे घूर कर देखा, हल्की मुस्कान के साथ पूछा, शंगचांग, क्या तुमने हार मान ली? ये शब्द सुनते ही अपमान से उसका चेहरा लाल हो गया, जैसे वह रोने वाला हो। वे चमकीली और अकड़ू औरतें हालांकि उसकी तरफ से गुस्से में आ गईं और बोलीं, छोटे भाई शंगचेन, हम इतने सारे हैं, चलो सब मिलकर आगे बढ़ते हैं और शंगचांग का बदला लेते हैं। तुरंत ही रंग बिरंगी रोशनी की किरणें आसमान में जा पहुंची और ऊंची आवाजों के साथ चिल्लाहट गूंजी, लियनमिंग, डिवाइन सोर्स हमें सौंप दो। तियनमिंग के चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदले। उसने शांत स्वर में कहा, तुम लोग सच में काफी ज्यादा हो। ये थोड़ा सिरदर्द तो है, लेकिन तुम सब बस कबीले के बुजुर्गों के लाड़ प्यार में पले अमीर बच्चे हो। तुम्हें संभालना मुश्किल नहीं होगा। इतना कहते ही उसका चेहरा सख्त हो गया और उसकी आंखें ठंडी पड़ गईं। पीछे खड़ी चिंगयू अब और नहीं देख पाई। वह तलवार लेकर आगे लपकी और चिल्लाई, ब्रदर, मैं आपकी मदद करने आई हूं। उसी समय तियनमिंग की पीठ से सफेद पंख निकल आए, जैसे कोई फरिश्ता धरती पर उतर आया हो,
और उसने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, क्विंग यू, इतनी जल्दी मत करो, असली तमाशा तो अब शुरू होगा। वे उग्र औरतें सीधे उन पर टूट पड़ीं और चिल्लाईं, मर जाओ ली तियनमिंग। तियनमिंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हथेली में एक आंख अचानक पूरी तरह खुल गई। यह ठीक वही बीविचिंग स्पिरिट आई टेक्निक थी। जैसे ही उसने यह चाल चली, वे सारी औरतें अचानक वहीं की वहीं जम गईं। हर एक के चेहरे पर हैरानी और डर साफ दिख रहा था। पलक झपकते ही आसमान में एक बेहद शक्तिशाली रोशनी की किरण चमकी और सीधी उनकी तरफ गिरी। तियनमिंग बिजली की तरह आगे बढ़ा और एक ही वार में उन सबको गिरा दिया। यहां मौजूद कोई भी उसका मुकाबला करने लायक नहीं था। तलवार के हवा चीरने की आवाज लगातार गूंजती रही। जैसे ही वे उग्र लड़कियां गिरीं, चिंग यू भी तलवार लेकर आगे बढ़ी और दुश्मनों पर बेधड़क वार करने लगी। वे गुस्से से चिल्लाईं, सब लोग दुश्मन को कम मत समझो, अपने लाइफ बाउंड बीस्ट्स को बुलाओ और लड़ो। सबने तुरंत अपना डिवाइन ऑरिजिन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यिंग हुओ ने तुरंत साथ देते हुए कहा, तुम्हारे लाइफ बाउंड बीस्ट्स को पहले मुझसे गुजरना होगा। मियाओ मियाओ, जाओ उन्हें संभालो। मियाओ मियाओ बड़बड़ाया, तुम लोग झोंकों की तरह चिपके रहते हो, किसी को आराम से सोने भी नहीं देते। आसमान में एक एक करके सारे मैजिकल बीस्ट्स प्रकट हो गए और वे सब एहो और मियाओ मियाओ पर टूट पड़े। मियाओ मियाओ ने तुरंत अपना छोटा बिल्ली वाला रूप छोड़ दिया और एक बेहद ताकतवर लाइफ बाउंड बीस्ट के रूप में सामने आया। उसने दुश्मनों को घूरते हुए जोरदार दहाड़ लगाई। यिंग हुओ भी पीछे नहीं रहा। उसने अपने पंख फैला दिए और साथ ही साथ तेज सुनहरे पंखों की बारिश कर दी। दहाड़ों की आवाज लगातार गूंजती रही और लाल लपटों के साथ एक बड़ा विस्फोट आसमान में फैल गया। वे ऊर्जा के हमले सीधे उन बदतमीज लड़कियों के चेहरों पर जा लगे। तियनमिंग इस नतीजे से बेहद संतुष्ट था। उसने कहा, मैं हमेशा से काफी न्यायप्रिय रहा हूं, सबके साथ बराबरी का व्यवहार करता हूं। तुम सबको एक एक थप्पड़ काफी है। इसे ऐसे समझो कि मैं तुम्हारे बुजुर्गों की तरफ से तुम्हें सबक सिखा रहा हूं, ताकि बाहर दुनिया में और शर्मिंदा ना हो। चिंगयू उसके पीछे खड़ी हल्की मुस्कान के साथ बोली, ब्रदर, एक सज्जन आदमी औरत पर हाथ नहीं उठाता। आपके तरीके थोड़े ज्यादा क्रूर थे। उसने पलट कर पूछा, क्या हुआ चिंगयू, तुम्हें इन पर तरस आ रहा है? वह शर्माकर लाल पड़ गई और बोली, बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब है, इतना मजेदार काम तो मुझे करने देना चाहिए था। यह सुनकर फेलिन बिल्कुल चुप रह गया। गया काम से, चिंगयू ने तुमसे बुरी आदतें सीख ली हैं। उधर शांग चेंग बड़ी मुश्किल से सिर उठा पाया। अपनी टोली की औरतों को इतनी बेरहमी से पिटते देख वह गुस्से से कांप उठा। उसकी आंखों में आंसू तक आ गए, पर वह कुछ कर नहीं सकता था। उसने दांत भींचकर कहा, ले तियानमिंग, तुमने हद कर दी, ये सरासर ज्यादती है। इसके बाद शांग चेंग ने पागलपन भरा कदम उठाने का फैसला किया। ताकत का नामो निशान नहीं बचा था। फिर भी वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा और चिल्लाया, ली तियनमिंग, ये बूढ़ा उस्ताद तुमसे जान की बाजी लगा देगा। तियनमिंग ने इस पागल को बिल्कुल महत्व नहीं दिया। उसने बस एक हाथ से घूंसा मारा और उसे दूर उड़ा दिया। फिर आलस भरे स्वर में बोला, चलो चिंगयू, अब वापस चलते हैं। चिंगयू खुशी से बोली, ठीक है ब्रदर। तियनमिंग ने जाते जाते कहा, वैसे बताओ, ये जो हमने वॉर स्पॉइल्स हासिल किए हैं, इन्हें कहां बेचा जा सकता है? समय बीता और दृश्य एक शानदार जगह पर बदल गया। यह था इंपीरियल ग्रेड ग्रैंड हॉल। भीड़ देखकर चिंगयू ने कहा, ब्रदर, इंपीरियल ग्रेड ग्रैंड हॉल पूरे ईस्टर्न एम्परर सेक्ट का सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब है। अंदर पहुंचते ही तियनमिंग ने पूछा, चिंगयू, अगर हम वो 3 अनयूज्ड हाई ग्रेड डिवाइन ऑरिजिन्स यहां बेच दें तो कितना पैसा मिल सकता है? चिंगयू खुशी से बोली, बहुत ज्यादा। एक हाई ग्रेड डिवाइन ऑरिजिन की कीमत मिड ग्रेड से 10 गुना होती है और ऊपर से ये तो लगभग प्राइसलेस है। वह अपनी खुशी छिपा नहीं पा रही थी। ब्रदर, मुझे नहीं लगता आपको तीनों बेचने की जरूरत है। एक बेचने से ही बहुत लंबे समय तक खर्च चल जाएगा और अभी बेचने की कोई जल्दी भी नहीं है। पहले अंदर चलकर हालात देख लेते हैं। यह सुनकर तियनमिंग खुश हो गया। बिल्कुल सही कहा, चलो देखते हैं। पास खड़े कुछ नौजवानों ने चिंगयू को पहचान लिया और फुसफुसाने लगे, जल्दी देखो, वो महान सुंदरी लाई चिंगयू नहीं है क्या? उसके पास वाला आदमी कौन है? दूसरा बोला, तुम नहीं जानते, वो उसका नाम का बड़ा भाई है। चलो तुम्हें बताता हूं। लेकिन दोनों ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और साथ अंदर चले गए। वहां कई कीमती चीजें रखी थीं। तभी तियनमिंग की नजर किसी चीज पर टिक गई और उसकी आंखों में उत्साह झलकने लगा। चिंगयू ने भी नोटिस किया। उनके सामने एक चमकदार और शानदार चेन रखी थी। तियनमिंग खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, ये कौन सा नेकलेस है? चिंगयू ने पास लगी नाम पट्टी की ओर इशारा करते हुए कहा,
इसका नाम हेवनली स्पिरिट्स अल्टीमेट लव है। तियनमिंग थोड़ा चौंका। क्या ये जैंग फीलिंग और ली तियनमिंग के प्रेम का प्रतीक नहीं है? क्या संयोग है? चिंग यू ने समझाया, ब्रदर, ये दिखने में सुंदर है, लेकिन इसका कोई खास प्रैक्टिकल यूज नहीं और बहुत महंगा भी है। सुना है करीब 100 साल से यहां रखा है और कोई खरीदने नहीं आया। तियनमिंग को यकीन नहीं हुआ। सुंदर है, पर इतना भी महंगा क्या होगा? चिंगयू ने धैर्य से बताया, ब्रदर, आपको पता नहीं, ये वायलेट सेलेस्टियल वेन के सेलेस्टियल स्पिरिट स्टोन से तराशा गया है। ये स्पिरिट और है और महाद्वीप के मशहूर शिल्पकार जंग फुआंग का बनाया हुआ काम है। सेलेस्टियल स्पिरिट स्टोन के अंदर सेलेस्टियल स्पिरिट की होती है और अगर इस पर हमला हो तो ये अपने आप सेलेस्टियल स्पिरिट शील्ड बना देता है, जो अपने मालिक को 5th लेवल से नीचे के 20 टेमर के एक हमले से बचा सकता है। वह खुद भी इसे पसंद करती दिख रही थी, लेकिन सेलेस्टियल स्पिरिट शील्ड सिर्फ एक बार काम करता है और इस्तेमाल के बाद यह टूट जाता है। मिली हुई जानकारी के अनुसार इसकी कीमत 520 वायलेट क्लाउड जीम्स है। यह सुनकर तनमिंग दंग रह गया। इतनी महंगी चीज, और वो भी सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाली, सच में हैरान कर देने वाली बात थी। लेकिन वह समझता था कि इसकी असली कीमत इसकी ताकत में नहीं, बल्कि मास्टर जांग फुआंग की बनाई हुई खूबसूरत कलाकृति होने में है। असल प्रभाव तो इसकी कीमत के 10वें हिस्से जितना भी नहीं था। चिंगयू ने कहा, मुझे लगता है सच में अमीर लोग इसकी ताकत की परवाह नहीं करते, वे बस इसकी खूबसूरती की कद्र करते हैं। तियनमिंग ने तुरंत पूछा, लेयर, मुझे लगता है तुम्हें यह नेकलेस सच में बहुत पसंद है ना? फेलिंग तुरंत सामने आई और बोली, मुझे पसंद तो है, लेकिन यह खरीदने के लिए बहुत महंगा है। तनमिंग मुस्कुराया और बोला, लेयर, पैसों की चिंता मत करो, जब तक तुम्हें पसंद है मैं ये तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। इतना कहकर उसने नेकलेस की तरफ इशारा किया और जोर से बोला, शॉपकीपर, इधर आइए, मुझे यह नेकलेस खरीदना है। चिंग यू खुद को रोक नहीं पाई और उसे थम्स अप देते हुए बोली, ब्रदर, आप कितने उदार हो, आप लिंगर के साथ कितना अच्छा व्यवहार करते हो, मैं तो सच में प्रभावित हूं। फेलिंग शर्म से पूरी तरह लाल हो गई और बोली, अरे तुम भी ना, मुझे पसंद है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि तुम इसे मेरे लिए खरीदो। तियनमिंग ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा दिल जीतने के लिए यह इन्वेस्टमेंट बुरा नहीं है, इससे मेरे रिसोर्सेज भी तो बढ़ेंगे। फिर अचानक थोड़ा घबरा गया, अरे फिर से मन की बात मुंह से निकल गई। तभी शॉपकीपर बाहर आया और बोला, युवा महाशय, मैं समझता हूं आप लड़की को प्रभावित करना चाहते हैं, लेकिन क्या आपने इसकी कीमत देखी है? यह नेकलेस आपकी पहुंच से बाहर है। तियनमिंग ने मुस्कुराते हुए अपने पास रखी 3 वस्तुएं निकाली, जिन्हें देखकर उस आदमी के चेहरे पर पसीना आ गया। तियनमिंग ने पूछा, तो क्या यह काफी है? वह आदमी तुरंत चिल्लाया, यह तो प्रोफाउंड रैंक डिवाइन सोर्स है। समझते ही कि सामने वीआईपी ग्राहक है, शॉपकीपर तुरंत झुककर बोला, हाँ, ये तो बहुत ज्यादा है। आसपास खड़े लोग हैरान रह गए। ली तियनमिंग सच में एक डिवाइन सोर्स के बदले वो पुराना नेकलेस ले रहा है? क्या वो पागल है? ये यंग सेक्ट मास्टर तो सच में बहुत उदार है। खरीदने के बाद तियनमिंग ने उसे फेलिंग के गले में सगाई के तोहफे की तरह पहनाया और कहा, आज से इसे सेलेस्टियल स्पिरिट्स लव कहेंगे, तुम्हारे नाम पर। फेलिंग ने धीरे से कहा, हम। चिंगयू खुशी से झूम उठी। लिंगर, ये नेकलेस तुम पर कितना अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर। अगर मैं लड़का होती तो तुम पर जान छिड़क देती। इतनी तारीफ सुनकर फेलिंग के चेहरे पर चमकदार मुस्कान आ गई और तियनमिंग का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मेरी औरत सबसे सुंदर होनी ही चाहिए। फिर उसने दोनों लड़कियों की तरफ देखा और कहा, चलो थोड़ी वाइन खरीदते हैं, फिर घर चलते हैं। भीड़ फेलिंग की सुंदरता को देखकर दंग रह गई। जल्दी देखो, लाई तियनमिंग के साथ एक और बड़ी सुंदरी है, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। वो किस परिवार की शिष्या है? वो तो ली चिंग यू से भी ज्यादा सुंदर लगती है। ये ली तियनमिंग उसे कैसे जानता है? मुझे तो जलन हो रही है। समय बीता और एक दिन बाद ली क्लैन की एंसेस्ट्रल लैंड में एक आदमी बड़े पत्थर के पास चैन से सो रहा था, चेहरे पर पूरी तसल्ली, और वह कोई और नहीं बल्कि उसका पिता ली वुई था। तियनमिंग की सारी कल्पनाएं टूट गईं। कौन कहता था कि यह आदमी पॉइजन ड्रैगन कर्स से तड़प रहा है? यह तो मजे में जी रहा है, जैसे रोज स्वर्ग में रह रहा हो। उसने अपने पिता को देखकर कहा, आपने ये सब गड़बड़ की है। आपकी बेटी की शादी एक सुअर जैसे मूर्ख से करवाई जा रही है और आप यहां वाइन पीकर मांस खा रहे हैं। वुडी ने आधी नींद में आंखें खोली और बोला, क्या सुअर का मांस है? वह तुरंत खुशी से खड़ा हो गया। कहां है मेरे बेटे तानमिंग? तुम कितने आज्ञाकारी हो। तुम्हें पता था तुम्हारे पिता कई दिनों से भूखे हैं।
चलो सुअर भूनते हैं। तियनमिंग ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए सोचा, ये आदमी सच में बेफिक्र है। अब समझ आया कि लाइजिन शान का यहां रिश्ता लेकर आना बिल्कुल अजीब नहीं था, उससे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। फिर उसने अनमने ढंग से कहा, मैं वाइन लाया हूं, और अपने जेड रिंग से यात्रा के दौरान इकट्ठी की हुई ढेर सारी वाइन निकाल दी। इतनी बढ़िया वाइन देखकर वुडी जोर से हंसा। इतनी टॉप शेल्फ वाइन, मजा आ गया। फिर बोला, मेरे भाग्यशाली बेटे, तुम अपने बूढ़े बाप के लिए कितने अच्छे हो। आगे से जो भी चाहिए बस कह देना, तुम्हारा बाप आसमान से सूरज भी तोड़ लाएगा। तियनमिंग ने तुरंत जवाब दिया, हाँ हाँ, ये तो एंसेस्टर्स के सम्मान के लिए है, आपको थोड़ा हिस्सा मिल जाए वही काफी है। वुडी हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारा बाप ही तो तुम्हारा एंसेस्टर है, मैं बाकी एंसेस्टर्स के साथ भी ये वाइन बांट दूंगा। तियनमिंग ने हल्की मुस्कान दी, सच में बेशर्म था। फिर वुडी ने एक मटकी वाइन उठाकर सामने पत्थर की शिला पर उड़ेल दी। उसे आंतरिक ऊर्जा चलाते देख तियनमिंग ने पूछा, आप घावी रेल्म में पहुंच गए इतनी जल्दी? कुछ ही दिनों में एक पूरा रेल्म पार कर लिया। वाकई मेरे पिता होने के लायक हैं। लगता है मेरी राह सही थी। ये सेक्ट मास्टर सच में योग्य है। तियनमिंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन भीतर ही भीतर संतुष्ट मुस्कान दी। यहां साधना करना सच में सही फैसला था। उसकी नजर तेज हो गई। पहले एंसेस्टर की मदद से एक दिन मैं अपनी ट्रिब्यूलेशन पार करूंगा। उस दिन देखूंगा कि मेरी 10 पुनर्जन्म वाली किस्मत सच में आसमान को चुनौती देती है या नहीं। फिर उसने कहा, ओह हां, एक खुशखबरी है। चिंगयू ने ताइवांग 9 गेट्स पर स्काई लाइफ कैलामिटी में 5 चंद्रमा जगा दिए हैं। उसकी कैलामिटी व्हील अब 5 रिंग बन गई है। जब वुडी ने जवाब नहीं दिया तो वह मुड़ा और बोला, सीनियर, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या खुशी से बेहोश हो गए, फिर से सो गए? लेकिन असल में वुडी नहीं चाहता था कि उसका बेटा उसकी आंखों से बहते खुशी के आंसू देखे, इसलिए वह सोने का नाटक कर रहा था। तियनमिंग को इसका पता नहीं चला। उसने आंखें बंद की और फिर से साधना में लग गया। उसी शाम वुडी ने पूछा, मेरे भाग्यशाली बेटे, बताओ तुम कौन सा हथियार इस्तेमाल करते हो? जल्दी दिखाओ। तियनमिंग ने छिपाया नहीं, ये तलवार और ये चेन जिसे मैं विप की तरह चलाता हूं, क्यों कोई दिक्कत है? वुडी बोला, मैंने तुम्हारी तलवार कला देखी है, ठीक ठाक है, लेकिन ये विप आर्ट, हमारे 18वीं पीढ़ी के एंसेस्टर ली वुइन भी इसके उस्ताद थे। क्यों ना मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊं? उसने अपनी भावनाएं छिपाने के लिए पीठ फेर ली और कहा, मेरे भाग्यशाली बेटे, अपने पिता के पीछे आओ। आज तुम्हें इन बूढ़े बदमाशों, मेरा मतलब एंसेस्टर्स, को प्रणाम कराने ले चलता हूं। तियनमिंग थोड़ा चौंका। क्या मतलब? क्या हम किसी और पहाड़ पर जा रहे हैं? उसे ऐसे डगमगाते हुए देखकर वुडी ने कहा, जिसे मैं कहूं बस उसे प्रणाम करो, इतने सवाल मत पूछो। आखिर में तियनमिंग अनमने मन से एक कब्र के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसे यह भी नहीं पता था कि वो किसकी कब्र है। वुडी ने समझाया, ये दूसरे पूर्वज हैं, ली शिंघा। चलो, पहले आसमान और धरती को प्रणाम करो, फिर माता पिता को प्रणाम करो, उसके बाद तुम पूर्वज के साथ दंपत्ति प्रणाम करोगे। फिर उसने जोड़ा, यहां इस जमीन पर 3 सबसे ताजी दिखने वाली चीजें हैं, यानी आलू और हरी मिर्च। फिर अचानक बोला, अरे नहीं, ये तो तीसरे पूर्वज हैं। तुम्हारे पिता ने गलत पढ़ लिया था, शायद मुझे बहुत भूख लगी है। यह सुनकर तियनमिंग मन ही मन कराहा, कितना अजीब आदमी है। दोनों एक और कब्र के सामने खड़े हुए। वुडी ने कहा, आखिरकार हमने 18वें पूर्वज ली वुन को प्रणाम कर लिया। फिर उसने बताया, ली वुन को एवरलास्टिंग डीमन के नाम से जाना जाता था। उनके द्वार में हर कोई उनसे डरता था। वो अपनी पीढ़ी के स्लॉटर गॉड थे और उनका हथियार यही जंजीर थी। फिर उसने हंसते हुए कहा, आओ भाग्य के पुत्र, पूर्वज को कुछ शराब अर्पित करो और अपनी पवित्र युवा देह समर्पित करो ताकि पूर्वज का अकेलापन दूर हो सके। तियनमिंग हैरानी में दांत भींचते हुए बोला, ये काली ऊर्जा क्या है? जैसे ही पत्थर की पट्टिका से एक चालाक चेहरा उभरा, तियनमिंग चौंक गया। क्या यह सच में कोई दानव है? यह तो मुझे डरावनी मुस्कान भी दे रहा है। यिंगहो डर के मारे उससे लिपट गई। म्याऊं म्याऊं, यह आवाज कितनी डरावनी है। मुझे लगता है हमें यहां से जल्दी निकल जाना चाहिए। म्याऊं। मियाव ने उसे दिलासा दिया, डरो मत बड़े भाई चिकन, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तियनमिंग ने मजबूरी में शराब का एक मटका उठाया। उसके चेहरे पर लाचारी साफ दिख रही थी। फिर उसने पुराने रिवाज के अनुसार जल्दी से शराब उस पत्थर की पट्टिका पर उड़ेल दी। उसी पल उस पट्टिका से सुनहरी ऊर्जा का एक विशाल स्रोत तेजी से फैलने लगा, जिससे तियनमिंग हैरानी से आंखें फाड़कर देखने लगा।
उसकी नजरें उसके सामने उस ठंडी पत्थर की सतह पर जमी रहीं। जैसे ही उसने उसे ध्यान से देखा, उसने तुरंत पहचान लिया कि ये इमॉर्टल आर्ट्स की एक बैटल आर्ट है, और ये थी लाइफ एंड डेथ इमॉर्टल आर्ट, जिसकी पहली मुद्रा सोल रीपिंग थी। तियानमिन ने धीरे से आंखें बंद कर लीं और अपने शरीर के चारों ओर लिपटी जंजीरों को महसूस किया। दूसरी मुद्रा फेट वीविंग थी और तीसरी सैल्वेशन ऑफ ऑल बीइंग्स। फिर टियनमिंग ने अचानक आंखें खोलीं। उसकी नजर ठंडी और घमंडी हो चुकी थी। उसके चारों ओर फैलती रोशनी देखकर वुडी ने तुरंत कहा, लगता है पूर्वजों ने तुम्हें यह इमॉर्टल आर्ट सौंप दी है। तियनमिंग ने हाथ फैलाकर कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतने सारे पूर्वजों का आशीर्वाद इसमें समाया हुआ है। पूर्वजों ने इतनी सावधानी से मेरा मार्गदर्शन किया और यह सौभाग्य मुझे दिया। न जाने क्यों यह सुनते ही वुडी का चेहरा पहले से ज्यादा भारी हो गया, हालांकि उसने कोई भाव नहीं दिखाया। तियनमिंग आगे बोला, वो कभी गौरवशाली थे, लेकिन अब कबीला पतन में है, इसलिए वो बहुत असंतुष्ट हैं। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय भर गया। चूंकि मैं ली सेक्रेड क्लैन का रक्त वंशज हूं, मैं ये जिम्मेदारी उठा सकता हूं, ली सेक्रेड क्लैन को फिर से जीवित करने की जिम्मेदारी। दृश्य एक गहरे पहाड़ की ओर बदलता है। जिनमिंग पीक पर रात उतर आती है और शुएन शेन अंदर आकर सम्मान से झुकता है। पिताजी, आज मैंने सू युएन कक्ष में सगाई के उपहार पहुंचा दिए। शुएन यी ने ठंडी आवाज में पूछा, कैसा रहा? उसने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल जैसा सोचा था, मुख्य द्वार कसकर बंद था। उन्होंने मुझे अंदर नहीं आने दिया, इसलिए मुझे सगाई के उपहार कुंगपांग सेक्रेड हॉल के सामने छोड़ने पड़े। यह सुनकर शुएन यी जोर से हंसा, लेकिन उनका संघर्ष बेकार है। शादी का अनुबंध हमारे पास है। अगर वो परेशानी खड़ी करेंगे तो सारे पत्ते हमारे हाथ में हैं। शुएन शेन ने तुरंत चापलूसी करते हुए कहा, पिताजी, आप उस समय सच में बहुत बुद्धिमान और साहसी थे। बूढ़े आदमी ने घमंड से उसका सिर सहलाया। शानर की किस्मत अच्छी नहीं है। उसकी जन्मजात प्रतिभा बहुत कमजोर है और दिमाग भी तेज नहीं है, इसलिए उसके लिए ऐसी पत्नी तय करना ही एक पिता के रूप में मैं उसके लिए कर सकता हूं। शुएन शेन ने फिर पूछा, क्या आपको डर नहीं है कि छोटा भाई ली चिंगयू को काबू नहीं कर पाएगा? शुएन यी ने जवाब दिया, वो तुम्हारे छोटे भाई से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन एक बार जब वो जिनमिंग पीक पर आ जाएगी तो उसकी आसमान से पुकार अनसुनी रह जाएगी और धरती से गुहार भी बेअसर होगी। वो बस एक छोटी लड़की है। फिर शुएन शेन के चेहरे पर चालाक मुस्कान आई। लाई चिंगयू के बारे में मैंने और इंतजाम भी किए हैं। बूढ़े आदमी ने हैरानी से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? उसने जवाब दिया, मेरा जूनियर भाई युएन शंगचेंग ली चिंगयू से मिल चुका है और वो उसे बहुत पसंद करता है, इसलिए मैंने उससे एक वादा किया है। इसके बाद शुएन शेन ने अपने पिता को सारी बातें बताईं और पूरी घटना समझाई। कुछ देर बाद सब सुनने के बाद पिता गुस्से से चिल्लाया, हद हो गई, तुम क्या सोच रहे थे? वो तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी है। शादी का अनुबंध हमारे पास है। ये एक सही शादी होनी थी और तुमने अपने मन से फैसला लेकर अपने छोटे भाई को मूर्ख बना दिया। शुएन शेन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, पिताजी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप आखिर करना क्या चाहते हैं? क्या आप भी ली सेक्रेड क्लैन को फिर से जीवित करने का सपना देख रहे हैं? उसने बिना झिझक अपने विचार साफ कह दिए। हकीकत समझिए, डोंग हुआंग सेक्ट अब काउंसिल ऑफ एल्डर्स के नियंत्रण में है और मेरे गुरु के पास कम से कम आधी परिषद का समर्थन है। भविष्य में डोंग हुआंग सेक्ट धीरे धीरे युएन परिवार का डोंग हुआंग सेक्ट बन जाएगा। आप और शेंगचेंग को खुश करके मैं यू और शेनु को खुश कर रहा हूं, और क्या ये हमारे परिवार के लिए नहीं है? ऐसे समय में भी आप लीजेंस की खुशी के बारे में सोच रहे हैं। आपकी सोच सच में बहुत छोटी है। यह सुनकर शुई खुद को रोक नहीं पाया और गुस्से में गरजा, बदतमीज, क्या तुम्हें पता है कि ली तियनमिंग ने चेन युआन बैटलफील्ड पर यू शेंच को हरा दिया? इससे साबित होता है कि ली तियनमिंग के पास 5 इरा रीइंकार्नेशन का शरीर है। तुम्हारे पास अब कुडपांग सेक्रेड सील पाने का कोई मौका नहीं है। तुरंत बाद शुएन शेन का रवैया बदला, लेकिन उसने एक चौंकाने वाली बात कही, जब तक ली तियनिंग और युएन परिवार दुश्मन बने रहेंगे, देर सबेर वो मर जाएगा और तब कुंगपांग सेक्रेड सील मेरा होगा। इन हालात में मैंने लाई चिंगयू को युएन शंगचेंग को दे दिया। इससे उनके बीच का टकराव और बढ़ेगा। यह सुनकर शुई का चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन तुम्हारा छोटा भाई पहले ही बेचारगी में है, अब वो और भी हो जाएगा। शुएन शेन ने उसे समझाने की कोशिश की। पिताजी, उम्मीद है आप मुझे समझेंगे। मैं जो भी कर रहा हूं, हमारे परिवार की स्थिति मजबूत करने के लिए कर रहा हूं। लेकिन मन ही मन उसने बुराई से सोचा, जहां तक उस निकम्मे छोटे भाई की बात है, वो मर ही जाए तो बेहतर है। मैं तुम्हें भाई मानता ही नहीं। अंत में शुआंग यी ने गहरी सांस ली और मुड़कर चला गया। कल जाकर उसका हाथ मांग लो।
अपना मकसद हासिल करके वह खुश था। जी सर। इसी बीच रात काफी गहरी हो चुकी थी, लेकिन चिंग यू अब भी पूरी लगन से अभ्यास कर रही थी। फेलिंग एक तरफ बैठी उसे देख रही थी और खुद को उसकी तारीफ करने से रोक नहीं पाई। चिंग यू, जब तुम तलवार से अभ्यास करती हो तो बहुत शानदार लगती हो। चिंग यू ने तुरंत सिर घुमाकर कहा, लिंगर, मैंने आसमान में लटके 5 चांदों के असर को परख लिया है। यह सुनते ही फेलिंग की दिलचस्पी बढ़ गई और उसने तुरंत पूछा, सच में? जल्दी बताओ। रात के आसमान के नीचे खड़ी होकर चिंग यू ने समझाया, चांदनी रात में मैं आसमान में लटके 5 चांदों की डेस्टिनी का इस्तेमाल करके खुद को चांदनी के साथ मिला सकती हूं। चांदनी की ताकत आसमान और धरती को चीरते हुए मेरे चारों तरफ इकट्ठा होती है और मेरे शरीर में समा जाती है। यह कहते हुए उसके होंठों पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। इससे मैं अपने बीस्ट एसेंस के साथ लड़ते समय चांदनी की शक्ति का इस्तेमाल कर सकती हूं। चिंग यू ने आसमान की ओर देखते हुए आगे कहा, आज पूर्णिमा है और मुझे लगता है कि मैं आधे रेलम तक आगे बढ़ गई हूं। तुम्हारे सोल स्पिरिट के लगभग 6% के करीब पहुंच गई हूं। यह सुनकर फेलिंग बेहद उत्साहित हो गई। कमाल है, जब तक चांदनी है तुम और मजबूत होती रहोगी। चिंग यू, तुम तो चांद देवी बनने वाली हो। चिंग यू ने बेबस मुस्कान दी। कौन सी देवी लिंगर, बेकार की बातें मत करो। उसका भाई अभी भी एंसेस्ट्रल लैंड में है। फेलिंग ने अंदाजा लगाया। वो कल बाहर आ जाएगा, चिंता मत करो, वो जरूर आएगा। चिंग यू कड़वी मुस्कान से बोली, अच्छा है कि तुम सब यहां हो, नहीं तो पता नहीं मैं आज की रात कैसे निकालती। यह सुनकर फेलिंग की आंखों में झिझक साफ दिखी। चिंग यू ने हाथ में पकड़ी तलवार की ओर देखा और धीरे से कहा, सच कहूं तो मैंने आज तक किसी को नहीं मारा। पता नहीं कल मुझे करना पड़े या नहीं। फेलिंग तुरंत बोली, जब वो यहां होगा तो तुम्हें उंगली तक नहीं उठानी पड़ेगी। अब से तुम्हें बस हमारे भाई के पीछे रहना है और सब ठीक रहेगा। चिंग यू ने आह भरी, फिर चांद की तरफ देखा। उसे भाई के रूप में पाना सच में अच्छा है। खैर, देखते हैं कल क्या होता है। आसमान में चांद मानो दिल की बात कह रहा था, पूरा और चमकदार, फिर भी हल्की सी तन्हाई लिए हुए। दृश्य बदलकर टियनमिंग पर आता है, जो अब भी कब्रों के सामने बैठा ऊर्जा सोख रहा है। कुछ देर बाद वह थककर झुक गया। धत्तेरे की, बस थोड़ा सा बाकी था। उसके चेहरे पर निराशा थी। यूनिटी रेल्म के दूसरे स्तर तक पहुंचने में बस कागज जितनी पतली रुकावट रह गई थी, लेकिन वह तो वो नहीं कर पाया। लगता है मैंने यूनिटी रेल्म को कम आंका। चाहे प्रतिभा और संसाधन कितने भी हों, कदम दर कदम ही आगे बढ़ना पड़ता है। उसकी आंखों में फिर से दृढ़ता आ गई। चलने का समय हो गया है। लाई जिन सन शादी का प्रस्ताव लेकर आने वाला है। आज लड़ाई तय है। फिर उसने भौहें सिकोड़ लीं। हालांकि मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कुछ हासिल नहीं हुआ। उसने अपने दोनों बीस्ट्स यिंग हुओ और मियो मियाओ की ओर देखा। दोनों ने डिवाइन ऑरिजिन को सफलतापूर्वक रिफाइन कर लिया था और उनकी ताकत तेजी से बढ़ गई थी। फिर उसने अपने धर्मपिता वुई की ओर देखा। आज ल्यूआन यी अपने बेटे को शादी के अनुबंध के आधार पर चिंगयू को ले जाने ला रहा है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? लेकिन बूढ़ा बिल्कुल बेपरवाह था। वुई गहरी नींद में था और मुंह से लार भी टपक रही थी। यह देखकर तन्मिंग ने उसे तिरछी नजर से देखा और थकी हुई सांस ली, फिर बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। अगली सुबह तन्मिंग और जिंगयू के निवास के बाहर पूरी गली में पहले से ही उत्सव जैसा माहौल था। चारों तरफ पटाखों की गूंज के बीच 6 लोगों द्वारा उठाई गई दुल्हन की पालकी पहुंची, जिससे माहौल बेहद चहल पहल वाला हो गया। श्वी आगे बढ़ा और खुश होकर बोला, आज हम दुल्हन लेने आए हैं। कुनंग सेक्रेड हॉल का मुख्य द्वार खोलो ताकि चिंगयू पालकी में बैठ सके। जिनसन मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ बोला, क्या चिंगयू का श्रृंगार हो गया? तभी आसमान से एक आकृति नीचे उतरी और सब एक पल को चौंक गए। वह टियनमिंग था, अपने परिचित काले कपड़ों में, लेकिन उसका आभा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। अगर इस दरवाजे से गुजरना है तो पहले मुझसे गुजरना होगा। जिनेन स्थिति समझ नहीं पाया और बोला, जीजा जी, क्या यह शादी के गेट क्रैशिंग गेम्स में से एक है? शुअनी भी मुस्कुराया। लगता है दुल्हन लेने के लिए पुराने रिवाज निभाने पड़ेंगे। जैन, अपने भाइयों को लेकर कुंपेंग सेक्रेड हॉल के मुख्य द्वार पर जाओ, माहौल और भी रौनकदार होगा। उसने आज्ञाकारी होकर कहा, जी पिता। फिर शुआनी चिल्लाया, भाइयों मेरे पीछे आओ और रेड एनवलप्स बांटने के लिए तैयार रहो। तानमिंग ने तिरस्कार से भीड़ की ओर एक शक्तिशाली प्रहार किया और साथ ही चिल्लाया, दफा हो जाओ। किमन घबरा गया, भाई क्या तुम पागल हो गए हो? हुयन भी गुस्से में बोला, लिथियन मैन, शादी का अनुबंध हमारे हाथ में है, तुम दखल देने की हिम्मत कैसे कर सकते हो?
उसने घूर कर जवाब दिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता, जब मैं ना कहता हूं तो मतलब ना। हुयन चिल्लाया। बहुत हिम्मत है तुम्हारी। हुआनथन, इसे पकड़ो और अपने छोटे भाई को अंदर जाने दो। हुआनथन आगे बढ़ा। जी पिता, उसने घूरते हुए कहा। लिथियन मैन, अगर तुमने आज इस शादी में दखल दिया तो तुम्हारी मौत से कुछ नहीं बदलेगा। इस शादी को लेवोडिच ने खुद मंजूरी दी है। फिर वह गरजा। भाइयों, इसे पकड़ लो। तभी कानू निवास का मुख्य द्वार धीरे धीरे खुला और अंदर से वह बाहर आई। ठंडी आवाज में बोली, लिहुयनाथ, इस बूढ़ी औरत को तुम्हारे किसी शादी के अनुबंध से फर्क नहीं पड़ता। अगर आज मेरी पोती को ले जाना है तो पहले मुझे मारना होगा। कांड 2 अब पीछे हटने वाली नहीं थी। अगर मुझे नहीं मार पाए तो मैं तुम्हारा वंश खत्म कर दूंगी, तुम्हारे इन दोनों बेटों का गला घोंट दूंगी। यह सुनकर हुआनथान की आंखें डगमगा गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि हमेशा नरम दिखने वाली बूढ़ी औरत इतनी तीखी बात कर सकती है। हुयन याद भी हैरान था। उसने कांड 2 को हमेशा शांत स्वभाव में ही देखा था। मातृसत्ता, आप उम्र दराज हैं, खुद को मत थकाइए। मैं पहले ही सेंट रियल में हूं। अगर सच में लड़ाई हुई तो आपके पास विरोध करने की ताकत नहीं होगी। नासमझ कीमन फिर बोला, मेट्रियार्क, निश्चिंत रहिए, मैं भविष्य में किन्निंगू का अच्छा ख्याल रखूंगा। कांड 2 ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तो क्या अगर मैं जीत न सकूं, सबसे बुरा क्या होगा? मौत ही तो। यह बूढ़ी औरत तो बहुत पहले जीने से ऊब चुकी है। आओ मुझे मारो, फिर देखते हैं ली सेक्रेड क्लैन में तुम अपनी हुकूमत कैसे जमाते हो। हाउएवर, हुयन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और सच्चे दिल से कहा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, लेकिन मुझे किन्निंगू को अपने साथ ले जाना ही होगा। उसी समय द मैन की आवाज गूंजी, जिससे हुयंथन चौंक गया। हेली हुयंथन, उसने अपने सामने खड़े दुश्मन को घूरते हुए कहा, आज मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, कुंगपांग सेक्रेड सील हासिल करने का और यंग सेक्ट मास्टर बनने का। हुयन ने अपने बेटे हुयंतान को समझाने की कोशिश की, उसे इग्नोर करो, अपने आदमियों को लेकर पहले चिन्नोंगू को यहां से सुरक्षित बाहर निकाल लो। लेकिन उसने बात नहीं मानी। लेथियन मैन, तुम्हारा मतलब क्या है? द मैन ने साफ कहा, सीधी सी बात है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं मुझसे लड़ने का, और ये पिछली बार की तरह स्पारिंग मैच नहीं होगी। अगर मैं हार गया तो मेरी जान तुम्हारी और तुम मेरे शरीर से कुंगपांग सेक्रेड सील ले सकते हो। लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें मैरिज कॉन्ट्रैक्ट छोड़ना होगा और तुम सबको यहां से दफा होना पड़ेगा। बस इतनी सी शर्त है। हिम्मत है तो बोलो, मानते हो या नहीं? हुयंथन ने उसे चुभती नजरों से देखा और कहा, मुझे कैसे यकीन हो कि तुम अपनी बात निभाओगे? द मैन ने बेफिक्री से एक कागज निकाला और कहा, आसान है, मैं प्रूफ के लिए लाइफ एंड डेथ कॉन्ट्रैक्ट लिख देता हूं। यह मेरा खुद का फैसला है। लिथियन मैन होने के नाते मेरी जिंदगी और मौत का हक मेरा अपना है। उसने चालाक मुस्कान दी। अगर मैं हारकर मारा गया तो कुंगपांग सेक्रेड सील तुम्हारा होगा और इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं होगा। ली हु यानतान, तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। यह सुनते ही हु यानतान खुशी से झूम उठा और बोला, शानदार, यहां मौजूद सबने यह सुना ना? फिर उसने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए हुयन नॉट की तरफ देखा और कहा, पिता, क्या आप सहमत हैं? हुयन नॉट ने मन ही मन हिसाब लगाया कि अगर आज वो लाइहिन को ले भी जाएं तो आखिर में उसे व्यू वंथनथॉन को सौंपना ही पड़ेगा। असली इनाम तो सेक्रेड सील है। ये उस बूढ़ी औरत से उलझने और अपने बेटे किमान को बेइज्जती झेलने देने से बेहतर दांव है। इसलिए उसने सख्त आवाज में कहा, हुयंथन, जब यंग सेक्ट मास्टर खुद तैयार है तो ये मौका हाथ से मत जाने देना, उन्हें निराश मत करना। मूर्ख किमान पास खड़ा रोते हुए बोला, पिता, अगर भाई हार गया तो? चिढ़े हुए हुयन ने उसे जोरदार मुक्का मारा और चिल्लाया, अपना मनहूस मुंह बंद रख, और मारते हुए उसे निकम्मा कचरा कहा। यह सब देखकर हुयन नॉट ने थकी हुई सांस छोड़ी। द मैन ने आदर से सिर झुकाया और कहा, माफ कीजिए दादी, मैंने कुंगपांग सेक्रेड सील को दांव पर लगा दिया है। अगर मैं हार गया तो ली सेक्रेड क्लैन के साथ गलत होगा, लेकिन यह लड़ाई मुझे अपनी आत्मा की शांति के लिए हर हाल में लड़नी ही है। यह सुनकर दादी अपने आंसू रोक नहीं पाई और बोली, मेरे प्यारे पोते, तुमने अपनी दादी को गलत समझा। मुझे किसी कुंगपांग सेक्रेड सील की परवाह नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी जिंदगी चाहिए। डीन मैन पूरे आत्मविश्वास से मुस्कुराया और बोला, तो फिर आसान है, आप बस एक तरफ बैठिए और अपने पोते को इन घटिया चोरों को डर के मारे कांपते हुए मारते देखिए। चिंग यू उसके पीछे मजबूती से खड़ी थी और बोली, भाई, अगर किसी ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं उसे जरूर मार दूंगी। उसकी आंखों से भावनाओं के आंसू बह रहे थे। उसने कहा, मैं वादा करती हूं कि आज से अपनी कल्टीवेशन में 100 गुना ज्यादा मेहनत करूंगी। मैं अपनी इज्जत और अपने सबसे जरूरी लोगों की रक्षा करूंगी, जिनमें आप भी शामिल हैं। तियनमिंग ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, इतनी सीरियस क्यों हो रही हो? थोड़ा रिलैक्स करो।
चलो अब अपनी सिस्टर इन लॉ मुझे दे दो। और उसी पल ऐसा लगा जैसे उसने चुपके से अपनी ताकत की एक लहर चिंग यू के अंदर भेज दी। फिर वह अपने विरोधी को घूरने लगा। तियनमिंग चमकती मुस्कान के साथ बोला, चलो शुरू करें। चिंग यू जोर से चिल्लाई, सब लोग पीछे हट जाओ और उन्हें लड़ने दो। शुएनचेन पागलों की तरह हंसा। उसकी आंखों में क्रूरता थी। ली तियनमिंग, ये सब तुमने खुद अपने ऊपर लाया है। इतना कहकर उसने अपनी इनर एनर्जी चलाई और उसके आर्मर से एक चमकता हुआ सुनहरा भाला बाहर आ गया। तियनमिंग ने अपने प्रतिद्वंदी को देखते हुए मन ही मन आंका कि ये लेवल 6 डिफेंसिव बीस्ट वेपन है। इसने जीतने के लिए सच में भारी कीमत चुकाई है। श्वानचैन की आंखों में घमंड छाया हुआ था और उसके चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान फैल गई। फिर शुएनचेन ने एक विशाल गोल्डन ईगल बुलाया। यह 16 विंग्ड गोल्डन रॉक है। यिंगहुओ थोड़ा चौंक गया। यूनिटी रियल्म का 6th लेवल। तियनमिंग ने उससे पूछा, क्या हुआ? डर गए? यिंगहुओ ने जवाब दिया, डर गया तुम्हारा सर। अब तो मजा आएगा। मियाओ मियाओ चार्ज। शुएनचेन भी आगे बढ़ चुका था। हवा में उछलते हुए चिल्लाया, डायमंड एजिस, और सुनहरे भाले को पकड़े पागलों की तरह गरजा। इंडिस्ट्रक्टिबल डायमंड स्पीयर टेक्निक। यिंगहुओ आगे बढ़कर फिर पीछे मुड़ा और बोला, यह थोड़ा ताकतवर है। लेकिन मियाओ मियाओ और भी जोश में आ गया और बोला, देखना अब। आसमान में दोनों विशाल जानवर भयानक रफ्तार से टकरा रहे थे, लेकिन गोल्डन ईगल के हमले ने मियाओ मियाओ के कई दांत तोड़ दिए। यह देखकर तियनमिंग चौंक गया। क्या? ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी मियाओ मियाओ के दांत टूट गए, लेकिन वह जरा भी नहीं डरा, बल्कि उत्साह से मुस्कुराया। यही तो चाहता था मैं। यह सच में ताकतवर है। अपने विरोधी को देखते हुए तियनमिंग ने माना कि ली वेनचेन वाकई बहुत मजबूत है और उसकी कल्टीवेशन रियल्म भी काफी ऊंची है। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। टाइम सप्रेशन के बावजूद उसकी स्पीड बहुत तेज थी और उसके हमले बेहद खतरनाक थे। फिर भी मियाओ मियाओ बिना डरे लगातार हमला करता रहा, लेकिन उस पक्षी के सुनहरे पंख लगातार बाहर निकलकर वार कर रहे थे, जिससे मियाओ मियाओ को जवाब देना मुश्किल हो रहा था। यह देखकर यिंगहुआ गुस्से से जल उठा। मियाओ मियाओ, वो घटिया पक्षी मेरे भाई को चोट पहुंचाने की हिम्मत कर रहा है। शुएनचेन की आंखों में शैतानी खुशी चमक रही थी और उसने ईगल को घूरते हुए चिल्लाया, इसे खत्म कर दो। लेकिन इससे पहले कि वो खुशी मना पाता, यिंगहुओ ने अपनी एनर्जी इकट्ठी की और अपनी इल्यूजरी फ्लूइड स्वॉर्ड से वार कर दिया। अपने हाथ को देखते हुए शुएनचेन को यकीन नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? मेरा आर्मर तो दूसरी तरफ था। तभी वो पक्षी एक विशाल ड्रिल की तरह घूमता हुआ मियो मियाओ की तरफ बढ़ा। ये उसकी गोल्डन वॉर्टेक्स टेक्निक थी। लेकिन अब तियनमिंग चुप नहीं बैठने वाला था। उसने तुरंत अपनी सोल हुकिंग पावर छोड़ दी। कुछ ही पलों में ईगल उसकी जंजीरों में जकड़ गया, जो उसके शरीर में धंस गई और उसे उड़ने लायक नहीं छोड़ा। तियनमिंग ने उसे मजाकिया अंदाज में देखा और कहा, घूमना तो तुम्हें खूब आता है। मैं तो मौका ढूंढते ढूंढते बोर हो रहा था और तुमने खुद ही साथ दे दिया। शुएनचेन अब तक आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तियनमिंग इतनी जल्दी पलटवार करेगा। वो एक पल के लिए घबरा गया और तुरंत अपना निशाना बदलने पर मजबूर हो गया। शुएनचेन गरजा, तू हरामी है ली तियनमिंग। यिंगहुओ ने भी तुरंत हाथ बढ़ाया। अपनी ऊर्जा तुरंत चैनल करते हुए चिल्लाया, पहले मुझसे होकर गुजर, इसके बारे में सोच भी मत। यिंगहुओ के लगातार हमलों से शुएनचेन अपनी झुंझलाहट रोक नहीं पाया। धत्त तेरे की, कहकर उसने गुस्से में फिर से निशाना बदल लिया। अब तू गया काम से। यिंगहुओ तुरंत चिल्लाया, आजा बेवकूफ। नीचे से देख रहे शुआनयी ने ठंडे दिमाग से आकलन किया कि चेन का कल्टीवेशन रेल्म ली तियनमिंग से कहीं ज्यादा ऊंचा है, लेकिन लड़ाई के अनुभव में वह बार बार ली तियनमिंग के इशारों पर नाच रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हालात उसके खिलाफ हो जाएंगे। तभी तियनमिंग चिल्लाया, लिटिल चिक, तुम और मियाओ मियाओ उसके लाइफ बाउंड बीस्ट को संभालो, इसे मैं देखता हूं। शुएनचेन तुरंत उसकी तरफ झपटा, तुझे 100 टुकड़ों में काट दूंगा। उस वार को झेलने के बाद तियनमिंग पीछे जा गिरा और उसके मुंह से खून निकल आया। उसने मन ही मन सोचा कि इस तरह लड़ना बहुत जबरदस्ती है। उसका कल्टीवेशन रेल्म काफी नीचे है। फिर उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की तरफ देखा तो लाइचेन भी मानने पर मजबूर हो गया। तू मेरी उम्मीद से भी ज्यादा ताकतवर है। एक पल रुककर तियनमिंग ने अपना इरादा और मजबूत किया, लेकिन आज मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। जब तक मैं यहां हूं, तुम में से कोई भी चिंगयू को ले जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर मेरे परिवार को छूना है तो मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा, वरना इस जिंदगी में तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। यह सुनकर चिंगयू की आंखें भर आईं और वह धीरे से बुदबुदाई, भैया, एक बार फिर साबित हो गया कि आखिर में कल्टीवेशन लेवल ही जीत हार और जिंदगी मौत तय करता है। अगर तुम कमजोर हो तो मरना तय है। तियनमिंग ने एक और हमला किया, एयर वॉल, लेकिन उसका विरोधी आसानी से उसे पार कर गया।
तियनमिंग थोड़ा घबरा गया। एयरवॉल सच में उसे रोक नहीं सकती थी, लेकिन अगर बस एक पल के लिए भी उसे रोक दे तो शायद कोई मौका मिल जाए। लड़ते लड़ते उसका विरोधी तिरस्कार से बोला, ले तियानमिंग, क्या तू खुद मरना चाहता है? और दोनों की पागलों जैसी लड़ाई जारी रही। नुकसान में होने के बावजूद तियानमिंग जरा भी नहीं डगमगाया। तभी विरोधी का भाला उसके सीने में गहराई तक घुस गया और उसके घाव से ताजा खून फूट पड़ा। शुएन चेन ने उसे घमंडी नजरों से देखा। तू हार गया ली तियनमिंग। लेकिन तियनमिंग हैरान कर देने वाली शांति में था। उसने भाले को पकड़ लिया और कहा, तुझे ध्यान भटकाने में मुझे काफी मेहनत लगी। हारा हुआ तू है। तेरी पोजीशन बिल्कुल सही जगह पर है। तभी उसे पीछे से अजीब सी इनर एनर्जी का बहाव महसूस हुआ और श्वेनचेन की आंखों में घबराहट चमकी। यह ठीक नहीं है। मियाओ मियाओ के पास खड़े यिंगहुओ ने घमंड से कहा, यह बड़ा इलेक्ट्रो बॉल काफी देर से चार्ज हो रहा था। तेरे लिए तोहफा है। इतना कहते ही मियाओ मियाओ ने बेरहमी से वार कर दिया। श्वेनचेन पूरी तरह बेबस था। धुआं छोंकने के बाद उसकी दयनीय हालत सामने आई। कपड़े फटे हुए, बाल बिखरे हुए और वह घुटनों पर गिर पड़ा। बिल्कुल लड़ने की ताकत नहीं बची थी। तियनमिंग ने उसकी तरफ तलवार तान कर कहा, लाई चेन, यूनिटी रियल्म को बेहतर समझने में मदद करने के लिए शुक्रिया। यूनिटी रियल्म मतलब कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना, अपने भाइयों के साथ जान की बाजी लगाना। तियनमिंग सच में खुश था। तेरी वजह से मैं यूनिटी रियल्म के दूसरे स्तर तक पहुंच गया। जिनशान गुस्से से चिल्लाया, मेरी पत्नी चली गई। मुझे ये नहीं चाहिए पिता, आप मुझे एक पत्नी के कर्जदार हैं। चिंग यू बेहद खुश थी। दादी, बड़ा भैया। जिंग यू भी गर्व से बोली, हां, मेरा पोता सच में कमाल है। तियनमिंग ने तुरंत कहा, सेकंड क्लैन हेड, कृपया अपना वादा निभाइए। इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दीजिए और इस बात को यहीं खत्म करते हैं। लेकिन बूढ़ा जिद्दी था। शर्त ल्यूएन चेन ने मानी थी। मैंने नहीं। ली तियनमिंग, इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर सेक्ट एल्डर के हस्ताक्षर हैं। इसे रद्द नहीं किया जा सकता, वरना सेक्ट एल्डर का अपमान होगा। तियनमिंग हंसकर बोला, ऐसा है क्या? मेरे साथ खेल खेल रहे हो? हालात दिख नहीं रहे? लगता है तुम्हें अपने बेटे की अब जरूरत नहीं। उधर श्वान चेन चिल्ला रहा था, पिता, खेल बंद करो, जल्दी मुझे बचाओ। तियनमिंग ने चालाक नजरों से कहा, जल्दी करो, अगर मुझे उकसाया तो मैं इसका स्पिरिट सोर्स नष्ट कर दूंगा, फिर रोते रह जाओगे। यह सुनकर श्वानी घबरा गया। रुको, बिल्कुल ऐसा मत करना। मैं मैरिज कॉन्ट्रैक्ट दे देता हूं, जल्दबाजी मत करो। तियानमिंग ने जिंग यू की तरफ देखा। दादी, देखिए, असली है या नकली? जिंगू ने पढ़कर खुशी से कहा, असली है, और तुरंत कागज के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब से यह मामला खत्म। चिंग यू की आंखों से आंसू बहने लगे। वह खुशी और भावुकता से भर गई। शुएन ई अधीर होकर चिल्लाया, ले तियनमिंग, अब उसे छोड़ दो। तियनमिंग हल्की मुस्कान के साथ बोला, इतनी जल्दी नहीं, आगे कोई परेशानी ना हो, इसलिए थोड़ा इंतजार करेंगे। फिर उसने जिंग यू से कहा, दादी, कृपया सेक्ट एल्डर मिया चिंग को बुला लाइए। बस कह दीजिए कि उन्होंने खुद ही मैरिज कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया है। वह खुश हो गई। मेरा पोता कितना समझदार है। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, ढूंढने की जरूरत नहीं, हम यहीं हैं। उनके सामने याया किंग खड़े थे, साथ में यूशी और शियाओ चिंग थे। तियनमिंग मुस्कुराया, प्रणाम सेक्ट एल्डर, इंपीरियल मास्टर याए, एल्डर याए। उसके मन में खुशी छा गई, अब सब ठीक रहेगा। शुआन यी ने भी सिर झुका लिया, पर कुछ बोला नहीं। फिर याकिंग ने कहा, तियनमिंग, पहले उसे छोड़ो। उनकी बात सुनकर तियनमिंग ने बिना बहस किए कहा, जी। चेन भागकर अपने पिता के पास गया। पिता, हुआनयुट परेशान है, जल्दी ये दवाई खाइए। चांदी सी दाढ़ी सहलाते हुए उन्होंने दूसरे आदमी की तरफ देखा। ली हुआनयुट, तुमने सच में निराश किया। तुम स्वार्थी रहे, दूसरों को दबाया और अपने बेटे के लिए रास्ता साफ करने को उसे मारने की साजिश भी रची। फिर ठंडी आवाज में बोले, लीथियन मैन और ली हिनू दोनों एज्योर स्पिरिट माउंटेन के शिष्य हैं। अगर दोबारा उन्हें छूने की हिम्मत की तो अंजाम बुरा होगा। उन्होंने सख्ती से कहा, अगर फिर से लीथियन एम और लाई हिनू के पीछे पड़े तो मैं तुम्हें कीमत चुकवाऊंगा। समझ गए तो दफा हो जाओ। हुआनयुट ने सिर झुकाकर कहा, एल्डर, मुझसे गलती हुई, मैं तुरंत चला जाता हूं। इसके बाद हुयन नट ने अपने आदमियों को आदेश दिया, यंग मास्टर को उठाओ, सब लोग वापस लौटो। इस बीच उन आदमियों ने एल्डर की तरफ देखा और आदर से झुककर बोले, धन्यवाद एल्डर। लेकिन एल्डर ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। तुमने खुद को साबित किया है और सबका सम्मान जीता है। अब मैं तुम्हें एक नई नजर से देख रहा हूं।
तभी कंदू भी धीरे धीरे चलकर पास आ गई। एल्डर, मैंने सुना है कि थियो आज काउंसिल ऑफ एल्डर्स में जा रहा है ताकि अपना अपॉइंटमेंट स्वीकार कर सके और आधिकारिक तौर पर 33 एल्डर्स में से एक बन जाए। दीपान ने संक्षेप में जवाब दिया। हाँ, सही है, हम थोड़ी ही देर में वहां जा रहे हैं। कंदू ने तुरंत कहा, बधाई हो एल्डर। डीप फैमिली को भी बधाई। एक ही घर में दो दो एल्डर्स होना सच में बड़ी बात है। तभी टायोवन ने जल्दी से कहा, मैट्रियार्क ली, एक बात पर मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूं। वह हैरान होकर बोली, मुझे बधाई? उसने समझाया, मैं अभी अभी एल्डर बना हूं और काउंसिल ऑफ एल्डर्स ने मुझे एज्योर ड्रैगन सोर्ड पीक सौंपा है। अभी तक मेरे कोई डायरेक्ट डिसाइपल्स नहीं हैं, इसलिए मैं टिनमैन और हिनुर को अपने पहले डायरेक्ट डिसाइपल्स के रूप में स्वीकार करने की तैयारी कर रहा हूं। यह सुनते ही क्वीनू और टिनमैन दोनों बेहद खुश हो गए। डायरेक्ट डिसाइपल्स बनना मतलब लगभग वारिस जैसा दर्जा होता है। उसी समय जाने के लिए मुड़ चुके हुआन युत ने अचानक सिर घुमाकर सोचा, पूरे ली सेंट क्लैन में अभी तक सिर्फ मेरा बेटा ली हुआन ही किसी एल्डर का डायरेक्ट डिसाइपल था और अब ये दोनों भी बन गए। उनके जाते ही लोग आपस में फुसफुसाने लगे। सब जानते हैं कि डायरेक्ट डिसाइपल किसी वारिस जैसा होता है। अब भला कौन उन्हें छूने की हिम्मत करेगा? लगता है ड्यूप फैमिली ने तय कर लिया है कि वह इन दोनों की पूरी तरह रक्षा करेगी। कंदू की आंखें भर आईं और वह बोली, क्या यह बूढ़ी औरत सपना देख रही है? क्या आप सच में मेरे पोते और पोती को डायरेक्ट डिसिपल्स बना रहे हैं? तुरंत ही दोनों खुशी खुशी और सम्मान से घुटनों के बल बैठ गए और बोले, डिसिप्लर ली तियानमिंग और डिसिप्लर ली चिंग्यू अपने मास्टर को प्रणाम करते हैं। तुकान ने हंसते हुए जवाब दिया, बच्चों, इतनी जल्दी मत करो, अभी झुकने से कुछ नहीं होगा। आज रात अच्छी तरह तैयारी करो और कल एज्योर ड्रैगन स्वॉर्ड पीक पर आकर आधिकारिक सेरेमनी में शामिल होना। दोनों भाई बहन ने एक साथ साफ आवाज में कहा, जी मास्टर। तब कांधू ने भी बीच में कहा, ली क्लैन के पूर्वजों की ओर से मैं आपका धन्यवाद करती हूं, सेक्ट मास्टर डिप। टियोन ने जवाब दिया, मास्टर और डिसाइपल का रिश्ता किस्मत से बनता है, इसमें मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं। भविष्य में वे क्या हासिल करेंगे यह उनकी अपनी किस्मत पर निर्भर करेगा। डिपथन भी खुद को बोलने से रोक नहीं पाया। हम दोनों काफी समय से तुम्हारे हाल के प्रदर्शन पर ध्यान दे रहे हैं, मेहनत करते रहो। ठीक है, कल सेरेमोनी के लिए एज्योर ड्रैगन सोर्ड पीक पर आ जाना। अब हम चलते हैं। दूसरी तरफ वोडिच अभी भी छेड़खानी में लगा हुआ था। वह बोला, इतनी जल्दी क्या है? अरे खूबसूरत, तो तुम यहां थी। आज रात अच्छे से नहा धोकर मेरे कमरे में आना और इस सेक्ट मास्टर की सेवा करना। वूहे उसे घूर कर देखने लगी। उसके चेहरे पर शर्म से हल्की लालिमा आ गई। दफा हो जाओ। लेकिन वॉडिच को यह सब मजेदार लगा और वह मुस्कुराकर बोला, नहीं, मुझे तो यही पसंद है। तभी कान ने आदर से बीच में कहा, ब्रोदरली, आज मुझे कुछ काम है, किसी और दिन साथ में पिएंगे, हमें अनुमति दीजिए। उनके जाते ही कीनू उत्साह से दौड़कर आया और बोला, डैड, अब मैं सेक्ट मास्टर का डायरेक्ट डिसाइपल बन गया हूं, मैं बहुत खुश हूं। लेकिन उसने घृणा से उसे देखा और कहा, मुझसे दूर रहो, तुमसे बदबू आ रही है, मेरे शरीर के परफ्यूम को खराब मत करो। किन और गू ने तिरस्कार से कहा, तुमसे शराब की बदबू आ रही है और तुमने सैकड़ों साल से नहाया भी नहीं है, बदबू तो तुमसे आती है। मगर टिनमेन और कांदू तुरंत समझ गए और हंसी रोकते हुए बोले, गॉडफादर बस शर्मिंदा हो रहे हैं। दृश्य बदलकर हु यान नट के घर पर जाता है, जहां वह अभी अभी लौटा था और गुस्से से उबल रहा था। उसने मेज पर जोर से मुट्ठी मारी। हुआन नट गुस्से से बोला, आज हमने पूरी तरह अपनी इज्जत खो दी। डुब फैमिली इतनी हिम्मत कैसे कर सकती है? क्या उनके ये काम सीधे सीधे वुवान फैमिली को चुनौती नहीं है? खासकर वह डुब थियो। मैंने सुना है कि वह वुवान थाई की सुरक्षा में एल्डर बनने वाला पहला व्यक्ति था। क्या उसने एल्डर बनकर तुरंत वुवान फैमिली को शर्मिंदा करने के लिए ही यह सब किया? दूसरी ओर ह्वेंटान कड़वी मुस्कान दबा नहीं पाया। क्या उनके पूर्वजों का परिवार वही नहीं था जिसे हमारे ली सेंट क्लान ने अकेले सहारा दिया था? फिर उसकी आंखें अंधेरी हो गईं। डीप स्याओकिंग पहले ल्यूई का सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था। यायूशी ने भी कुछ समय तक ल्यूई का पीछा किया था, लेकिन ल्यूई ने मुही को चुन लिया और उसी के बाद दोनों परिवारों के बीच काफी समय तक कोई संपर्क नहीं रहा। शिवेन यी के मन में भी कड़वाहट भर गई और उसने सोचा कि ये फैमिली अब भी खुद को सेकंड रेट क्लैन समझे जाने के भ्रम में जी रही है। उन्हें अपनी असली हैसियत का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। श्वेन शेन, जो अब भी बेखौफ था, अपने पिता से बोला, आप बस देखते जाइए, उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब जब वह डायरेक्ट डिसाइपल बन गया है तो यूएन फैमिली का ध्यान जरूर उसकी तरफ जाएगा और तब उसकी मौत तय है। इसके बाद दृश्य एज्योर ड्रैगन सोर्ड पीक पर बदल जाता है,
जहां का नजारा बेहद स्वर्ग जैसा था। सफेद बादल पहाड़ों की चोटियों के बीच धीरे धीरे तैर रहे थे। अंदर सभी डिसाइपल्स, साथ ही टियन मिंग और चिंग यू, श्याओकिंग के सामने घुटनों के बल झुके हुए जोर से बोले, हम नए सेक्ट मास्टर का स्वागत करते हैं। श्याओकिंग ने सबकी तरफ देखा और कहा, सभी लोग सुने, भले ही मैं अभी अभी एज्योर ड्रैगन स्वॉर्ड पीक पर आया हूं, लेकिन अब